नमस्कार। भारत ने विश्व को क्या क्या दिया, जब आज इसके बारे में आप सुनेंगे तो आपको पता लगेगा कि बहुत सारी चीज़ें तो आपने पहले इस बारे में कभी नहीं सुनी होंगी। कुछ चीज़ें नई भी होंगी, कुछ आप दोबारा से सुनेंगे, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इन दोनों चीज़ों का मिक्स भी होगा। अगर मैं 10वीं शताब्दी से लेकर आज तक की बात करूं तो आपको जानकर खुशी होगी कि हमारा देश जो है एक बड़ा प्रभावशाली देश रहा। इस पे अंग्रेज़ों ने राज किया, मुसलमानों ने किया, और मुसलमानों में भी बहुत बड़े राजा जो है हमारे यहाँ रहे। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, और फिर उन्हीं के कालखंड में एक अंग्रेज जो है, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ भारत के अंदर प्रवेश, और भारत के अंदर प्रवेश भी उन परिस्थितियों में जब मुसलमानों का बहुत प्रभाव था। ये तो बेसिकली व्यापारी थे, क्योंकि इनके देश में तो कुछ होता नहीं है, वहाँ तो गरीबी है, और 12 में से 9-10 महीने तो वहाँ इतनी ठंड रहती है कि आप घर से बाहर नहीं निकल सकते। इसी नाते से बहुत सारे देश ये जैसे कहते हैं कि इन्होंने भारत की खोज की। इन्होंने कोई भारत की खोज नहीं की, कोई वास्को डी गामा ने भारत की खोज नहीं की। भारत तो सदियों पुराना देश है, जब से इस सनातन परंपरा का और विश्व की शुरुआत यहाँ हुई है पृथ्वी पे, तब से भारत चला आ रहा है। क्योंकि 2 विश्व युद्ध हुए, 1914 से 1918, 1939 से 1945। इस दूसरे विश्व युद्ध में तो इतना भयंकर नुकसान जो है अंग्रेजों को हुआ था। जब किसी देश की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है ना, तो उसको कुछ नहीं सूझता है, वो बिल्कुल तंग हो जाता है, और उस देश में हर प्रकार की महामारी भी पनपने लगती है। यही हाल जो है 1945 के आसपास के ब्रिटेन का रहा, और उन्हीं परिस्थितियों में और हमारे महापुरुष और स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान के फलस्वरूप अंग्रेजों ने तय कर लिया था कि हम लोग जाएंगे। 1945 की बात मैं आपसे कर रहा हूँ। चलो, अंत भला सो भला, 1947 में हमें आज़ादी मिली, और उसके बाद का इतिहास किसी और दिन हम चर्चा करेंगे। अभी सबसे ज़्यादा शोध अगर भारत पे किसी ने किया है, वो शोध एक तो अंग्रेजों ने किया, क्योंकि अंग्रेजों से पहले मुसलमान थे। मुसलमान भी केवल जो है ना लूट खसोट में विश्वास करते थे। हमारे यहाँ उन्होंने शासन जरूर स्थापित किया, लेकिन बाबर का उद्देश्य अगर आप सीधा सीधा देखोगे, बाबर का उद्देश्य कोई शासन स्थापित करना नहीं था। और भारत पे हमेशा से आक्रमण तो पश्चिम की दिशा से होते ही रहे हैं। उत्तर पश्चिम का एरिया रहा है जहाँ से सबसे ज़्यादा भारत पे आक्रमण हुए हैं। एक्चुअल में भारत कैसा था, तो आज भी अगर आप दक्षिण भारत में जाएंगे तो आपको असली के भारत के दर्शन होंगे, क्योंकि ये एक ऐसा क्षेत्र रहा जिसमें सबसे कम जो है विदेशी आक्रमणकारी आए। विदेशी आक्रमणकारी आए भी, और जैसे ये जो अपना तमिलनाडु का, केरल का और आंध्र प्रदेश के ऊपर का एरिया है, इसमें तो कम घटनाएं घटी हैं दूसरे क्षेत्रों की बजाय, ये अछूते रहे हैं। और 11वीं और 12वीं शताब्दी के बाद का भारत, ये जो 500, 600, 700 साल का कालखंड रहा है, ज़्यादातर आपको चीज़ें इसी के बारे में नजर आएंगी। इतिहास इसी के बारे में कहता है। आज अगर मैं शुरुआत करूं कि इतिहासकारों ने किस प्रकार भारत का वर्णन किया है, तो आपको बड़ा आनंद होगा, गौरव की अनुभूति होगी। आपको जैसा बताया जाता है ना, भारत अंधेरे का देश, बुराई का देश, लुटेरों का देश, सपेरे का देश, वो एक नैरेटिव उन्होंने ऐसा बनाया। और जब वो अपने संसद में, अगर अंग्रेजों की मैं बात करूं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, बड़ा हाउस, और हाउस ऑफ कॉमन्स, उसमें जो अंग्रेज अपने यहाँ शासन करते थे, और जब वहाँ वो अपनी बातों को बताते थे तो वो लिखित में होती थी।
और जैसा कि मैं सबसे ज़्यादा अगर भारत के इतिहासकारों में किसी का सम्मान करता हूँ तो वो बड़े भाई राजीव दीक्षित जी का करता हूँ। उन्होंने भारत को बहुत कुछ दिया है, बहुत ज़्यादा शोध भी किया है। उन्हीं की दिखाए हुए मार्गदर्शन में आज हम सब कुछ ना कुछ नया इतिहास के बारे में, भारत के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। इसमें अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले नाम आता है टीबी मैकॉले का। टीबी मैकॉले यहाँ करीब 17 साल तक रहा और उसका कहना है कि मैं पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण पूरे भारत में घूमा हूँ और पूरे भारत में घूम के मुझे एक भी व्यक्ति गरीब नजर नहीं आया। आप कल्पना करिएगा, ये शायद आंकड़ा 2 फरवरी 1835 का है जो वहाँ वो अपनी संसद में देने लग रहा है। इस प्रकार से इस इतिहासकार ने कुछ बातें भारतीयों के बारे में बताई तो आपको पता लगा होगा कि किस प्रकार भारत जो है एक गौरवशाली देश रहा है, हमारी परंपराएं गौरवशाली रही हैं। आगे बातचीत करें, अंग्रेज इतिहासकार था विलियम डिग्बी। विलियम डिग्बी की पूरे यूरोप में और विशेष रूप से अगर बात करें ब्रिटेन के अंदर बड़ी एक प्रशंसा इसलिए होती थी क्योंकि वो कोई बात करता था तो उसके साथ कुछ फैक्ट देता था, उसका बड़ा नाम था इतिहासकारों में। वो भारत के बारे में लिखता है कि भारत का इतिहास एक ऐसा इतिहास रहा है जहाँ भूमि हमेशा समतल रही, उपजाऊ रही और खेती के मामले में, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के मामले में और उद्योग धंधों के मामले में विश्व का नेतृत्व जो है वो भारत ने किया है आदिकाल से। आप शब्द पे ध्यान देना, आदिकाल से। विलियम डिग्बी का मानना है कि ईसा से 10,000 साल पहले जब खेती प्रारंभ हुई उस समय से लेके और आज तक भारत का कोई शानी नहीं रहा है। ये बात विलियम डिग्बी अपनी किताब के अंदर लिखता है। अगर इसी में जोड़ते हुए हम आगे बात करें, फ्रांस के बड़े प्रसिद्ध इतिहासकार रहे फ्रांसवा पिराड, वो 1711 के अंदर लिखते हैं कि मैं जब भी भारत के बारे में लिखते हैं कि 36 तरह के उद्योग धंधे भारत के अंदर चलते थे। ये बात है 1711 की। उद्योग धंधों का मतलब क्या है? जब तक हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं होगा तो हमारे उद्योग धंधे नहीं चलेंगे। ऐसे अगर आप बात करें, सिंगापुर है, मलेशिया है, ये ऐसे देश हैं जो कि व्यापारी देश हैं। अरब के देश जितने हैं वो सारे के सारे व्यापारी देश हैं। उनके यहाँ अपना उत्पादन कुछ नहीं है अगर उनके वहाँ बात करें पेट्रोल डीजल को छोड़ के। लेकिन भारत के बारे में उन्होंने कहा कि 36 तरह के उद्योग धंधे, मतलब रॉ मटेरियल भी हमारे यहाँ होता था। अब जब कपास हमारे यहाँ होती थी तो हम जो है इतने सुंदर वस्त्र बनाते थे। अब हमारे यहाँ चावल होता था तो हम उसको जो है बाहर भेजते थे। हमारे यहाँ गेहूँ होता था, चना होता था, हमारे यहाँ गन्ना होता था, हमारे यहाँ मसाले होते थे, हाथी दांत होता था। इन सारी चीज़ों को अगर हमारे पास होते थे रॉ मटेरियल में तो इनको हम प्रोसेस करके इनको बाहर भेजने का भी काम करते थे। और एक समय तो अगर आप मान के चलें तो 43% के आसपास टोटल एक्सपोर्ट जो है वो इंडिया का होता था। ये राजीव दीक्षित जी ने एक जगह जानकारी दी है, उसी को मैं यहाँ कोट आपके सामने करने लग रहा हूँ। स्कॉटलैंड के मार्टिन हैं, बड़े अच्छे इतिहासकार हैं। वो भारत के बारे में एक जगह लिखते हैं कि भारत एक ऐसा देश, जब ये यूरोप और ब्रिटेन के देश अपने आप पे बड़े खुश होते हैं ना कि हम बड़े आधुनिक देश हैं, बड़े औद्योगिक देश हैं, उनके बारे में वो लिखते हैं कि जब भारत सुंदर और अच्छे अच्छे कपड़े पहनता था उस समय ब्रिटेन के जितने भी लोग थे वो अंधेरे में रहते थे, उनको कपड़े पहनने का नहीं पता था। ये जो है वो इतिहासकार अपने लेखों में लिखते हैं। और दूसरा एक जानकारी के लिए, रोम और रोम के जितने भी राजा और रानी हुए उन सभी ने
भारत के जितने भी वस्त्र थे अपने यहाँ वो मंगवाते थे। और खासकर ढाका की अगर मलमल की बात करें तो ढाका की मलमल को वो लोग अपने पास मंगवाते थे और उसका जो है उपयोग करते थे। भारत के कपड़ों का उपयोग जो है रोमन साम्राज्य में बहुत से राजा और रानियों ने बहुत ज़्यादा किया है। फ्रांस के एक टॉर्निया हुए हैं, भारत के बारे में उन्होंने लिखा कि ढाका की मलमल जो है ना सूरत की इतनी महीन होती थी कि जैसे एक माचिस होती है ना, माचिस की डिब्बी में एक रजाई को डाला जा सकता है। ये रेशम जो है ना इतनी महीन दानों के साथ वो बनाई जाती थी, इतने महीन तागे जो है उस रेशम के होते थे। ये उपलब्धि भारत के लिए एक बहुत बड़ी है और इसे हमें पूरे विश्व को आज दोबारा से फिर बताना पड़ेगा और इसको विश्व में स्थापित भी करना पड़ेगा कि हमने विश्व को क्या क्या दिया है। थॉमस मुनरो बंगाल का लंबे समय तक गवर्नर जनरल रहा। उसकी सेवा की यहाँ समाप्ति हुई तो उसके बाद वो इंग्लैंड में पहुँचा और जैसे कि जो लोग यहाँ से जाते थे उन्हें कोई न कोई अवसर ऐसा मिलता था, हाउस ऑफ कॉमन्स में या हाउस ऑफ लॉर्ड्स में उनको बुलाया जाता था। तो ये 1813 के आसपास एक वक्तव्य वहाँ दे रहे हैं और उसमें बताने लग रहे हैं कि किसी राजा ने मुझे एक शॉल भेंट की थी। उस शॉल के बारे में ये बताते हैं कि मैं हर साल उसको 5 या 6 बार धोता हूँ, कोई सिकुड़न उस कपड़े के अंदर नहीं आई है। इतना शानदार कपड़ा जो है भारत का माना जाता था। तो ये जितने एग्जाम्पल मैंने अभी आपको दिए, आपने बहुत सारी चीज़ें इनसे सीखने को प्राप्त भी हुई होंगी। उद्योग धंधे, कृषि, व्यवसाय, इन सारी की सारी चीज़ों में भारत का कोई तोड़ नहीं था। और आगे आने वाली वीडियो में हम आपके साथ बातचीत करेंगे कि किस प्रकार से भारत का व्यवसाय, भारत की राजनीति, भारत की सांप्रदायिक प्रभुत्ता और भारत की अन्य चीज़ें विश्व भर में बड़ी प्रसिद्ध रही हैं। आज इतना ही, आगे मिलते हैं।